हाँ तो नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और आज इस क्लास में बच्चों थोड़ी सी जो है मतलब कि ऐसा मूड बना के रखना है बच्चों कि हमें भाषण सुनने आए हैं, ठीक है ना? क्योंकि आज आपको भाषण सुनना पड़ेगा। मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द है बच्चों, क्योंकि लंबी लंबी क्लासेस बहुत एक दिन में पांच पांच क्लासेस मेरी होती हैं। और ये लगातार हो रही हैं लगभग 14-15 दिनों से, तो फिर थोड़ा सा असर पड़ जाता है। पर मेरे बच्चे चलो, आज होने वाला है संपूर्ण क्रांति, है ना? ऐसा नहीं कि बच्चों सिर्फ बिहार में क्रांति होगी या बंगाल में होगी, ये पूरे पूरे भारत में संपूर्ण क्रांति होगी। और गदखंड बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 का संपूर्ण क्रांति का भाषण। मैंने बच्चों कई बार सोचा कि भाई इस भाषण को छोटा किया जाए, इस भाषण को कम किया जाए, लेकिन नहीं हो पाया बच्चों। ठीक है ना? क्योंकि अगर हम इस भाषण को कम करेंगे तो फिर वो आप तक बातें नहीं पहुंच पाएंगी जो बातें मैं कहना चाह रहा हूं। तो भाषण आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। और मेरे बच्चे ये भाषण, है ना, ये भाषण टोटल टोटल लगभग 60 पेज में है बच्चों। 60 पेज में है, मतलब कि इसके डिजिटल पैनल के 60 पेज में है। तो आप लोगों को थोड़ा सा आज धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्लास में आप लोग जुड़े हैं, तो चाहे क्लास छोटा हो, बड़ा हो, लंबा हो, कुछ भी हो, क्लास तो खत्म करना ही है। तो मेरे बच्चे इस क्लास को सबसे पहले आप लोग कर दीजिए बहुत जोर से शेयर अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, अपने दोस्तों में, अपने अपने स्टोरी में, हर जगह क्लास को फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। और बच्चों आखिरकार चैप्टर छोटा हो या बड़ा हो, खत्म तो एक दिन करना ही था, इसलिए मैंने सोचा भाई चलो आज ही ये बीड़ा उठाया जाए। चलो, है ना? और जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग क्लास को बार लाइक कर दीजिए। सभी बच्चे, मेरे बच्चे क्लास को बार लाइक कर दीजिए। और हाँ, पहले ये बताओ, क्या आप डेली लाइव क्लास करते हो? मेरे बच्चे डेली, है ना, डेली लाइव क्लास में जुड़ते हैं आप? एक बार यस और नो बताएं जल्दी से। और अगर जुड़ते हैं तो सब लोग फटाफट से यस लिख कर बताइए। और दूसरी बात मेरे बच्चे, क्या आप सभी लोगों का ड्रीम, आपका ड्रीम कितना है? तो मेरे बच्चे हम उम्मीद करते हैं कि आपका ड्रीम जो है वो मिनिमम 450 प्लस का होना चाहिए। और हिंदी विषय में आप अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी विषय में आपका ड्रीम बच्चों 95 प्लस का होना चाहिए। आज आपको पूरा भाषण सुनना पड़ेगा। अगर बच्चों पूरा भाषण अगर नहीं सुनना है तो आप शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चों ये 5 जून कब दिया गया है भाषण? पता है ना आपको भाषण कब दिया गया है? भाषण का डेट बताओ, दिनांक। ये जो भाषण दिया गया है मेरे बच्चे इसका दिनांक क्या है? तो गुरुजी मेरे 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में, पटना के कहां पर? पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में यह भाषण दिया गया था। किसके द्वारा? तो कहते हैं गुरुजी मेरे ये भाषण जेपी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। बताओ बच्चों क्या करना है? यदि बताओ, शॉर्टकट नहीं हो पा रहा है, क्या करें? शॉर्टकट अगर हम करेंगे बच्चों, इसको शॉर्टकट अगर हम करेंगे तो फिर वो बातें नहीं पहुंच पाएंगी आप तक जो बातें आप सुनना चाहते हो। नंदित भाई पानी पिलाओ जल्दी से, भाषण शुरू होने वाला है। जल्दी जल्दी से सब लोग बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए सब लोग। मेरे बच्चे भाषण शुरू हो रहा है, आइए। तो कहते हैं श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। बच्चों गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं। और बच्चों कहते हैं आज का मोटिवेशन पढ़ते हैं। लिखा गया है, सब चीज किस्मत से नहीं मिलती मेरे भाई, सब चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। और मैंने आपको बोला था कि बच्चों की ये शॉर्टकट होगा, शॉर्टकट नहीं हो पाया। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन। क्या पढ़ने वाले हैं? लाइन बाय लाइन। मेरे बच्चे भाषण, जब भी नेतागण भाषण देते हैं तो वो किसी ना किसी पार्टी के खिलाफ भाषण देते हैं। तो प्लीज आप मुझे बताइए ये भाषण किस पार्टी के खिलाफ है? गुरुजी पार्टी ये जो है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये भाषण है। यानी बच्चों ये जो जेपी है ये इंदिरा गांधी जी के बारे में कहते हैं, इंदिरा गांधी जी के बारे में कहते हैं। चलो भाई साहब पानी पी लेते हैं। हम्म, आ जाओ। थोड़ा सा पानी पी लिए बच्चों, क्योंकि बहुत थके हुए थे। अभी तुरंत 10th का दो दो क्लास लेके हटे हैं, तो बहुत थके हुए थे। आ जाओ सर जी। पिछले साल शॉर्ट करके पढ़ाए थे। नहीं नहीं नहीं, पिछले साल ही पूरा लाइन बाय लाइन पढ़े थे। पिछले साल भी लाइन बाय लाइन पढ़े थे, शॉर्टकट में दिक्कत हो जाएगा। भाषण है, शॉर्टकट में दिक्कत हो जाएगा, नहीं बन पाएगा मेरे बच्चे। कोई कहानी नहीं है कि हम आपको कहानी सुना देंगे अच्छे से। समझे मेरी बात को? अगर कोई कहानी होता तो हम उसको शॉर्टकट कर देते, कोई किस्सा होता, कोई निबंध होता तो शॉर्टकट कर देते। भाषण को शॉर्टकट कैसे करें हम, बताइए आप? गड़बड़ हो जाएगा मामला, कर देंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। रुक गए, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चे आपके सामने हैं जेपी, और उनके बारे में कहा जाता है कहा जाता है, पर फास्ट पढ़ेंगे। बोलो कैसा पढ़ेंगे? बोलो
फास्ट या स्लो? फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बच्चों लगभग 55 पेज मुझे पढ़ना है, 55 स्लाइड, फास्ट पढ़ेंगे। शुरू करें? यस, आ जाओ। कहते हैं कहते हैं, है जयप्रकाश वह नाम जिसे, है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस पर अंकित कर लेता है। ये बच्चों कहा गया है जयप्रकाश नारायण के बारे में। और आइए बच्चों, गांधी मैदान के भीड़ को हम आपको दिखाए थे, अब शुरू होता है यहां से भाषण। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनना तो वह चाहते थे। मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं। मैंने स्वीकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियों और अभी हाल की बहुत दुखद स्मृतियों को जागृत कर दिया। इससे हृदय भर उठा। आपको शायद मालूम न होगा कि जब मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था तो जाते समय मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। मेरे बच्चे, यहां से 2 ऑब्जेक्टिव सवाल बन रहा है, जल्दी बताओ फटाफट से। पहला सवाल कि जेपी के भाषण देने से पहले गांधी मैदान में किसका भाषण था? तो बच्चों कहना कि जेपी के भाषण के पहले भाषण था रेणु जी का। किसका? जेपी के भाषण के पहले भाषण किसका था? रेणु जी का। यानी कि, या फिर कहा जाए कि जेपी के भाषण के पहले कौन गीत गा रही थी? तो कहना बच्चों रेणु जी ने गीत गाया था। दूसरी बात है कि जब ये बंगाल गए थे अपना इलाज कराने के लिए वेल्लोर, जब ये वेल्लोर गए थे बच्चों अपना इलाज कराने के लिए, तो कहते हैं ये किसके यहाँ रुके थे? गुरुजी मेरे मित्र के यहाँ रुके थे। मित्र का नाम बता दीजिए। कहते हैं ये मित्र के यहाँ रुके थे और मित्र का नाम था ईश्वर अय्यर। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, मित्र का नाम था ईश्वर अय्यर। ये सवाल बिहार बोर्ड के एग्जाम में 3-4 बार पूछा जा चुका है कि जयप्रकाश जी कहाँ रुके थे। दूसरे पेज में चलते हैं बच्चों। कहते हैं वहां दिनकर जी गंगा बाबू मिलने आए थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जब ये अपने दोस्त के यहाँ रुके थे तो वहां मिलने कौन कौन आए थे, तो याद रखना बच्चों दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर और गंगा बाबू, ठीक है ना। बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने अभी हाल ही अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे यह कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आवाहन में प्रदेश के तरुण मतलब होता युवाओं को आपने जो किया, मैं देखता हूं तो तालियां। सब लोग क्या करने लगे बताओ? ये सुन के बच्चों लोग क्या करने लगे बताओ? सर ये सुन करके लोग तालियां बजाने लगे, तालियां। तो कहते हैं जेपी कहते हैं तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात को चुपचाप सुनिए। तो बच्चों ये बात सुन करके सब लोग क्या बजाने लगते हैं? तालियां। तो जेपी क्या कह रहे हैं कि ताली मत बजाइए, मेरी बात को सुनिए। चलिए बच्चों क्या बात है सुनते हैं। कहते हैं मैं याद रखना इस सवाल को, यहां से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बना है कि बच्चों जब ये वेल्लोर में अपने दोस्त अय्यर जी के यहाँ रुके थे तो वहां उनसे मिलने कौन कौन आए थे? तो दिनकर जी और गंगा बाबू। साथ में कौन रहते थे? तो साथ में रहते थे गंगा बाबू, साथ में गंगा बाबू रहते थे। अगला लिखा गया है, अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार मैं आपसे कहूंगा वो विचार हुंकारों से भरे होंगे। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होंगी। यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और यह संपूर्ण क्रांति है। बच्चों इन्होंने कहा कि मैं जो अब कहूंगा मैं कुछ हुंकार नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे शब्द होंगे वो हुंकारों से भरे होंगे, और जो मैं कहूंगा उसको पूरा करने के लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको लाठी खाना पड़ सकता है, आपको गोली खाना पड़ सकता है, क्योंकि मैं जो कहने वाला हूं ये क्रांति नहीं है बच्चों। क्या है बताओ? मैं जो कहने वाला हूं ये क्रांति नहीं है, ये संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है। बच्चों
क्या यहां से, क्या यहां से, क्या यहां से कोई ऑब्जेक्टिव बन सकता है? यस सर, बन सकता है, बन सकता है, बन सकता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों किसके भाषण से संपूर्ण क्रांति हुई, किसके भाषण से संपूर्ण क्रांति हुई, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसके भाषण से संपूर्ण क्रांति हुई। अगला लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में मैं ना, जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में अभी ना जाने कितनी मील है ना, कितनी मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी, देश भर के क्रांतिकारी है ना, सभी गोली का निशाना बने या है ना, या तो फांसी पर लटकाए गए, जिस पर स्वराज के लिए लाखों लाखों देश की जनता बार बार जेलों में भर्ती रही। बच्चों कहते हैं कि हमें क्रांति करनी है। क्या यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा? क्या यहां से क्वेश्चन बनेगा मेरे बच्चे? गुरुजी यहां से शायद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज सत्ता है ना, आज 27-28 वर्ष के बाद बच्चों कहते हैं कि आजादी के कितने दिन हो गए हैं? जब ये भाषण दिया जा रहा है तो आजादी के कितने दिन दिए हो, है ना, हो गए हैं 27-28 वर्ष। आज 27-28 वर्ष के बाद जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। जनता, देश आजाद होने से 27 साल हो गया बच्चों, लेकिन जनता आज भी कराह रही है, कराह रही है, कराह रही है। भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति क्यों हुआ था? क्योंकि बच्चों यहां भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं जनता का निकलता है बगैर रिश्वत दिए। सरकारी है ना, सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थान भ्रष्ट हो रही हैं, हजारों नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका भ्रष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा, गुलामी की शिक्षा। जयप्रकाश नारायण का मानना है बच्चों कि हर जगह काम कैसे हो रहा है? बताओ, जयप्रकाश नारायण का मानना है कि हर जगह काम कैसे हो रहा है? गुरुजी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हर जगह काम कैसे हो रहा है। कहते हैं हर जगह काम रिश्वत से हो रहा है। जयप्रकाश नारायण किसे किसे कह रहे हैं कि वो, किस संस्था को कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट हो चुके हैं? कौन सी संस्था जयप्रकाश नारायण के अनुसार से भ्रष्ट हो चुकी हैं? तो कहते हैं बच्चों शिक्षा, शिक्षक संस्थान जो है, शिक्षा संस्थान जो है वो बच्चों भ्रष्ट हो चुकी हैं, भ्रष्ट हो चुकी हैं। कहते हैं कि कैसी शिक्षा दी जा रही है, देश के जवानों को कैसी शिक्षा दी जा रही है? तो कहते हैं बच्चों देश के जवानों को शिक्षा दी जा रही है। कैसी शिक्षा? तो गुलामी की शिक्षा। तो बच्चों कहते हैं गुलामी की शिक्षा दी जा रही है। अभी के समय में अभी भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, हर तरफ जहां देखो वहां घूसखोरी है। ये कौन सी सरकार है? कहते हैं शिक्षा पाकर दर दर ठोकर खाना, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती ही नहीं, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ती जा है ना, लेकिन गरीबी बढ़ी जा है ना, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बच्चों गरीबी का नारा किसने दिया था? कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी की सरकार है बच्चों, और इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। लेकिन बच्चों लोग पढ़ लिख के क्या है, पढ़ लिख करके लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी मिलती नहीं है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी हटती नहीं है बल्कि बढ़ रही है। बच्चों ये किस सरकार के बारे में कहा जा रहा है? तो ये कांग्रेस सरकार के बारे में जेपी कह रहे हैं, जयप्रकाश नारायण कह रहे हैं। कहते हैं मित्रों आज की स्थिति यह है, और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर पर वह मेहमान थे।
रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया। गोयनका जी ने 3 मिनट में 3 मिनट में विलिंगटन नर्सिंग होम, शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। कहते हैं बच्चों कि ये कहां के बारे में बताए जा रहे हैं, ये कहां के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि जब मैं बंगाल में था तो वहां पर बच्चों, जब मैं बंगाल में था तो मेरे बच्चे, इसके मित्र को दौरा पड़ा था। जब जयप्रकाश नारायण के मित्र रामनाथ जी गोयनका को जब दिल का दौरा पड़ा था बच्चों, तो किस अस्पताल में ले जाया गया था? एग्जाम में सवाल बार बार पूछा जाता है। तो कहते हैं जब इसके मित्र को दौरा पड़ा था तो उसको लेकर गए थे कहां? विलिंगटन नर्सिंग होम लेकर गए थे। और कितने समय में वो अस्पताल तैयार करके, यानी कि इसकी तैयारी, इसका इलाज के लिए लोग वहां कितने समय में वो तैयार हुआ था अस्पताल? तो वो 3 मिनट के अंदर बच्चों सारा बेड उड सब व्यवस्था हो गया। तुरंत डॉक्टर दौड़ करके आ गए इसका इलाज करने के लिए, बस 3 मिनट में। कहते हैं बच्चों बिहार के बारे में, पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार ना हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट, अच्छा दिनकर जी के बारे में माफ करना बच्चों, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। बच्चों बीमार कौन पड़े थे बताइए, बीमार कौन पड़े थे? तो कहते हैं गुरुजी बीमार पड़े थे दिनकर जी बीमार पड़े थे। दिनकर जी है ना, रामधारी सिंह दिनकर जी बीमार पड़े थे और इनको लेकर गए थे कौन? रामनाथ जी गोयनका इनको लेके गए थे। कहां लेकर गए थे? तो विलिंगटन नर्सिंग होम में। कितने मिनट के अंदर बेड तैयार हुआ था? 3 मिनट के अंदर तैयार हुआ था। कहते हैं बच्चों सभी डॉक्टर तैयार थे, औजार के लिए थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों किसका हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाया? किसका हार्ट? कहना बच्चों दिनकर जी का। कहते हैं उसी रात उसका निधन हो गया। ऐसी चोट लगी, उनकी यह कविता सुन के उनका वह सुंदर सौम्य जैसे ना जोशीला चेहरा याद आ गया। आज लगता है हमारे दो मित्र की कितनी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी होते, उनकी लेखनी में तो ताकत थी। आज के जुलूस का, आज की इस सभा का जो वर्णन वह देते, एक एक शब्द अंगार होते। तो बच्चों कहते हैं ये अपने कौन 2 मित्रों को याद कर रहे हैं? जेपी अपने भाषण में कौन कौन से मित्रों को याद कर रहे हैं? गुरुजी अपने भाषण में 2 मित्र को, पहला मित्र बोलिए कमेंट बॉक्स में, पहला दिनकर और दूसरा आप लोग लिखिए कि 2 मित्र में कौन कौन से थे। आगे कहते हैं भाषण में, आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत के नवनिर्माण के लिए, जो देश के युवकों और छात्रों और देश के साधारण व्यक्तियों, नर और नारियों के द्वारा आज से हो रहा शुरू प्रारंभ हो गया है। वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती, लेकिन आज दोनों ही नहीं है, न दिनकर जी हैं और न बेनीपुरी जी हैं। तो बच्चों कहते हैं अपने भाषण में ये अपने 2 मित्रों को बहुत याद कर रहे हैं। ये हैं दिनकर साहब जी और ये है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। ये दोनों को ये बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। आगे कहते हैं अपने भाषण में, तो मित्रों ये स्मृति मतलब यादें जगी हैं और इनका भार हृदय पर है, इनका लोड हमारे हृदय पर है। मैं थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया। तरुणों से मतलब कि युवाओं से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं। जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी, एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि यूथ फॉर डेमोक्रेसी किसका शब्द है? यूथ फॉर डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र के लिए युवा है। यूथ फॉर डेमोक्रेसी ये शब्द किसने कहा था? एग्जाम में पूछा जाएगा यूथ फॉर डेमोक्रेसी किसने कहा था? तो जयप्रकाश नारायण ने कहा था छात्रों कि मुझे राजनीति से दूर करो, मैं राजनीति में फंसना नहीं चाहता हूं। लेकिन युवाओं ने मुझे कहा नहीं, आप ही हमारे लीडर बनेंगे। जबकि मैं हमेशा कहता हूं यूथ फॉर डेमोक्रेसी, आप युवा ही लोकतंत्र के लिए हैं। आगे कहा गया बच्चों लोकतंत्र में युवाओं का क्या रोल है? यह हमने जो बताया था
उसमें लिखा था और उसके बाद बराबर कहता जा रहा हूं। संचालन समिति में बहस करता रहा हूं। हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह से लीजिए। हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं। देश का भविष्य आपके हाथों में है। उत्साह है आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर। आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह देता हूं। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपके नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। बच्चों, किसका ऐसा मानना था कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? किसका ऐसा मानना था कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसका ऐसा मानना था कि युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, युवाओं को नेता बनना चाहिए? किसका ऐसा मानना था? तो जेपी का ऐसा मानना था। लेकिन बच्चों, लेकिन छात्रों ने क्या कहा कि नेतृत्व देने से नहीं होगा, मार्गदर्शन से नहीं होगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। तो बच्चों, क्या जेपी संपूर्ण क्रांति में, छात्र आंदोलन में खुद से नेता बने थे या बनाया गया था? बच्चों, अगर जेपी खुद से नेता बने थे, खुद से, तो एक दबाएं। अगर इनको जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती नहीं, मतलब कि आग्रह करके बनाया गया था, तो दो दबाएं। कहते हैं मेरे बच्चे, मैं टालता रहा, लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने अनेक आग्रह को स्वीकार किया, उनके आग्रह को स्वीकार किया। स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया अपनी अयोग्यता का, कि मैं उसके योग्य नहीं हूं, अपनी अयोग्यता का, और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी, आप सबसे भी यही अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिक्टेट करे पीछे से कि क्या करना है जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूंगा। बच्चों, ये कहते हैं हमको नाम का नेता नहीं बन रहा है, अगर हम नेता बनेंगे तो हम संभालेंगे, ऐसा नहीं कि कोई पीछे से हमको चलाए और हम चलेंगे। तो क्या जयप्रकाश चाहते थे कि कोई पीछे से उसको डिक्टेट करे, कोई उसको चलाए? नहीं, मैं सबकी सलाह लूंगा, तालियां नहीं, बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा। छात्रों की बात जितना भी ज्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझाऊंगा, और अधिक से अधिक उनकी बात मैं स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। मेरे बच्चों, अंतिम फैसला जयप्रकाश किसका देना चाहते थे, अपना या समिति का? अंतिम फैसला कौन देते? अंतिम फैसला बच्चों इस छात्र आंदोलन में कौन देते थे? अंतिम फैसला जेपी खुद। कहते हैं इस फैसले को इनको मानना होगा और आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है, और नहीं तो आपस में झगड़े में, बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। बच्चों, सही बात है, जब कभी भी कोई बड़ा काम हो, तो किसी एक व्यक्ति को, जिसको आप लीडर बनाए हैं, आपको उसकी बात को मानना पड़ेगा। अगर आप उसकी बातों को नहीं मानते हैं तो कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। अभी बच्चों क्रिकेट टीम चल रहा है, आप देखे होंगे कि जो टीम अपने कैप्टन की बात को मानता है, जो कैप्टन मजबूत है, वो टीम मैचों को जीत रही है। ठीक है ना? तो ये होना बहुत जरूरी, नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। कहते हैं बच्चों, बहुत दिन से सार्वजनिक जीवन में हूं। 1921 में जनवरी के महीने में इसी पटना कॉलेज में आईएससी, है ना, आईएससी का विद्यार्थी था। मेरे बच्चे, आप लोग भी आईएससी का हैं क्या? बताइए कितने बच्चे हैं जो आईएससी का विद्यार्थी हैं? आईएससी का विद्यार्थी। तो कहते हैं, जेपी कह रहे हैं कि 1921 में जनवरी के महीने में मैं इसी पटना कॉलेज में आईएससी का विद्यार्थी था। हमारे साथ, हमारे निकट के साथी, वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। अब अव्वल दर्जे के क्रीम थे उन समय के विद्यार्थियों में, और हम सबने एक साथ गांधी जी के आह्वान पर असहयोग किया। आपको याद होगा बच्चों, इन्होंने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र जो कहिए, मथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू, है ना, फूलदेव सहाय वर्मा थे, उनके पास भेज दिया गया कि फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में ध्यान दीजिए, साइंस के विद्यार्थी थे, उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो और उनसे कुछ सीखो। तो बच्चों कहते हैं, किसकी प्रयोगशाला में
किसकी प्रयोगशाला में जेपी बाबू को भेज दिया गया था? किसकी प्रयोगशाला में जेपी बाबू को भेजा गया था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अरे किसकी ही प्रयोगशाला में, किसकी प्रयोगशाला में, ना किसकी प्रयोगशाला में जेपी को भेजा गया था? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सब लोग फटाफट से। कहते हैं मेरे बच्चे, महामना मदन मोहन मालवीय जी के लिए मेरे हृदय में पूजा का भाव है। किसके लिए पूजा का भाव है? किसके लिए पूजा का भाव है? कहते हैं मदन मोहन मालवीय के लिए। मदन मोहन मालवीय के लिए जेपी के मन में पूजा का भाव है। कहते हैं परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिला होने के लिए मैं तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड है ना, मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी, आईएससी की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि बचपन में इन्होंने किसके भाषण सुने थे? बचपन में जेपी ने किसके भाषण सुने थे? तो स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे, स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे। और बच्चों कहते हैं कहाँ एग्जाम दिया था? बिहार विद्यापीठ में इन्होंने एग्जाम दिया था। आगे लिखा गया है कि बच्चों सुने थे अमेरिका के बारे में, भाषण सुने थे अमेरिका के बारे में, कोई धनी घर नहीं हूं, मैं कोई धनी घर का नहीं हूं, थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलाधार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, नॉन गजेटेड ऑफिसर थे। कहते हैं उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे, तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़का पढ़ सकता है। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है मुझे। आंदोलन तो गिराव पर आ गया था, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इस बीच अमेरिका में कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं, इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे, पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। कहते हैं कि कुछ लोग हैं हमारे, बच्चों कुछ लोग हैं हमारे, पता नहीं मैं उसे किस नाम से पुकारूं, कुछ है ना, पता नहीं मैं उसे किस नाम से पुकारूं, मुझे आज वर्षों से गालियां देते रहे हैं। हाय भगवान, कुछ लोग हैं इनको वर्षों से गालियां दे रहे हैं। बताओ और कितना अच्छे से भाषण में बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं। क्या बच्चों ऐसा कहना आसान होता है? क्या आप कभी भाषण में ऐसा कह पाओगे कि कुछ लोग हैं जो मुझे वर्षों से गालियां दे रहे हैं? कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि कितनी गालियां मुझे दी गई हैं, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैं अमेरिका का दलाल हूं, इसीलिए मैं अमेरिका का दलाल बन गया। तो बच्चों जयप्रकाश नारायण को कहां का दलाल कहा जाता था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जयप्रकाश नारायण को कहां का दलाल कहा जाता था? कहते मैं अमेरिका में पढ़ा हूं, इसलिए निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। कहते हैं निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। निक्सन बच्चों जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, याद है आपको? निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार, ये नारे लगाए। कहते हैं मित्रों अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया। बच्चों वहां पर ये फुलवारी में काम करते थे। सोचो, पढ़ने के लिए गए थे, ये कोई अमीर घर का बेटा नहीं था। वहां पर बगानों में ये काम करते थे, फुलवारी में ये पानी पटाते थे। कहते हैं कारखानाओं में काम किया, लोहे के कारखाने में जहां जानवर मारे जाते हैं उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे, और रास्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कई आदमी मिलकर रहते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए। तो बच्चों सोचो, क्या इनका जीवन मेरे बच्चे अमेरिका में बहुत 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 खुशहाली में बीता था? जेपी कहना चाह रहे हैं अपने जीवन के बारे में, क्या इनका जीवन अमेरिका में बहुत खुशहाली से बीता है? कहते हैं और बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं। कहते हैं बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्तरां में, रेस्तरां मतलब जहां पर बच्चों क्या होता है? रेस्तरां मतलब समझते हैं, वो जो होता है रेस्टोरेंट में, है ना, होटल में, या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया। सोचो, आज जयप्रकाश नारायण के बारे में हम पढ़ते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि बिहार में छात्र आंदोलन करने वाले जयप्रकाश नारायण थे। पढ़िए उसके जिंदगी के बारे में। बच्चों ये रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोने का काम करते थे, वेटर का काम करते थे। तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहां से? मकान का हमको आया।
बराबर 2-3 लड़के कितने दिनों तक 2 चारपाई नहीं थी कमरे में, एक चारपाई पर मैं और कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैंने पढ़ा हूं, इस गरीबी में मैं पढ़ा हूं। इतवार के दिन या कुछ आइट है ना, कुछ ऑड टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ करके जूते साफ करने का काम शू साइन पार्लर में, बताइए कीजिएगा बच्चों, अभी के समय में कोई काम करेगा ये? शू साइन पार्लर में, शू मतलब जूता, साइन मतलब उसमें चमक लाना, पार्लर। देखो बच्चों ये मतलब पहली बार हम सुने हैं कि शू साइन पार्लर भी होता है। कौन कौन पहली बार सुना है? हाथ उठाओ। उससे लेकर के कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। वहां जब बीए पास किया, वहां जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी यह गालियां देते हैं। कहते हैं ये मेरा इतिहास जानते हैं और जानकर भी ये मुझे गालियां देते हैं। अमेरिका में विस्कॉसिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। बच्चों ये अपने आप को क्या बताते हैं? अपने आप को कम्युनिस्ट बताते हैं। अपने आप को क्या बताते हैं? कम्युनिस्ट बताते हैं। वह लेनिन का जमाना था, वह ट्रस्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरे। लेनिन की मृत्यु कब हुई बच्चों? ये 10th में पढ़े थे हम लोग, यहां भी क्वेश्चन आया है। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। और 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जेपी जो है वो मार्क्सवादी कब बने? मार्क्सवादी कब बने? मार्क्सवादी कब बने? तो मार्क्सवादी मेरे बच्चे याद रखना 1924 में बने थे। और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक रसियन टेलर था, दर्जी था, उसके यहां हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ। यानी ये अपने बारे में बता रहे हैं कि हम कितना पढ़े लिखे थे, उसके बावजूद बच्चों की हमारा मतलब कांग्रेस में ये मतलब कि आए। तो बच्चों कहते हैं जब ये अमेरिका से लौटे थे तो ये क्या बनकर लौटे थे? तो कहना बच्चों घोर कम्युनिस्ट। क्या बनकर? कम्युनिस्ट बनकर के ना, कम्युनिस्ट बनकर के लौटे थे अमेरिका से। अमेरिका से ये कम्युनिस्ट बनकर लौटे थे, याद रखिएगा। सर और कितना पेज है? यहां से और लगभग 30 पेज है बच्चों, 30 मिनट और लेगा, आधा घंटा में हो जाएगा। कहते हैं बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी, कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ? मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज वहां की आजादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषण में बजुर्वा क्लास कहते हैं, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उनका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। यहां पर बता रहे हैं कि हमको जुड़ना था कम्युनिस्ट पार्टी में, पर हम कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जुड़े हैं, है ना। तो बच्चों अपने आप को ये क्या बता रहे हैं? अपने आप को बता रहे हैं कि हम कम्युनिस्ट थे, हमको जुड़ना था कम्युनिस्ट पार्टी में, लेकिन हम कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं जुड़े क्योंकि वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे वो स्वतंत्रता के लिए उतना जागृत नहीं थे जितना कांग्रेस थे। यानी वह स्वतंत्रता की बात नहीं करते थे जितना कांग्रेस करते थे। इसलिए बच्चों ये लोग कांग्रेस में जुड़े हैं। आगे पढ़ के देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में, आज से 3 दिन हुआ गफूर साहब मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से नीचे सब लोग कुछ डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी का कोई अधिकार नहीं कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र का शिक्षा दे। बताते हैं कहते हैं मेरे बच्चों कि यहां पर किसी के अंदर जो है कि इतना शिक्षा नहीं है कि लोकतंत्र की शिक्षा जयप्रकाश नारायण को दो। बच्चों बताओ इतना एटीट्यूड होना चाहिए कि नहीं?
किसी के अंदर इतना एटीट्यूड चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर, इतना एटीट्यूड तो होना चाहिए कि भैया कोई हमारा शिक्षा नहीं दे सकता है लोकतंत्र का। लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करके करते हैं, और इनकी हरकत देखिए, शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग बस से आ रहे हैं, कहीं रेलों से आ रहे हैं, कोई ट्रक है ना, कोई ट्रक भाड़े पर लेकर करके आ रहे हैं, डीजल अपना खरीद के आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। जहां तहां रोक है ना, जहां तहां रोके हैं इनको, लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है, अनायास कोई कारण नहीं। और यहां हमसे आकर के सब मीठी मीठी बातें करते हैं। इन्होंने जिद की है कि इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगा, इनसे यह खतरा है, इनसे यह खतरा है, वह खतरा है, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं देता है। लेकिन यानी बच्चों किसके बारे में कहा जा रहा है बताओ? कहते हैं ये सब कुछ बताया जा रहा है वर्तमान की सरकार के बारे में, कि लोग मेरा भाषण सुनने के लिए, लोग मेरा भाषण सुनने के लिए पैदल आए हैं, लोग मेरा भाषण सुनने के लिए गाड़ी से आए हैं, लोग मेरा भाषण सुनने के लिए ट्रक भाड़े पे लेकर आए हैं, अपना डीजल जलाकर आए हैं। लेकिन इन लोगों को रास्ते में रोका जा रहा है। जब सरकार को पता चला कि मेरे खिलाफ गांधी मैदान में भाषण होने वाला है, तो बच्चों क्या सरकार ने लोगों को रोका कि नहीं रोका? यस, कहते हैं बच्चों सरकार ने लोगों को रोका, लोगों को मारा है, युवकों को मारा पीटा गया है। भैया अपने भाषण में ये कह रहे हैं कि लोगों को मारा पीटा गया है। आगे कहते हैं 40वें नंबर पेज पर, यह खतरा है, यह खतरा है, वह खतरा है, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो रही हो, कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है। बीच में डाइवर्शन हो गए, बीच में डाइवर्शन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते। तो चलिए जो आप कहते हैं के लिए, जो आप कहते हैं के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। यानी ये बच्चों अभी की सरकार को किस प्रकार से भी खराब बता रहे हैं बताओ? अभी की कांग्रेस की सरकार को, 1974 की कांग्रेस की सरकार को, 1974 की कांग्रेस की सरकार को किस सरकार से खराब बता रहे हैं? इसको बच्चों अंग्रेजी सरकार यानी बच्चों जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों से भी गलत बता रहे हैं। अंग्रेजों से भी ये गलत बता रहे हैं कि ये जो अभी की सरकार है वो अंग्रेजों के समय में भी ऐसा नहीं होता था और ऐसा यहां पर हो रहा है। कहते हैं कि लोग रेल से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे उनको उतार दिए गए। अलग मुजफ्फरपुर का रिपोर्ट आपने अखबारों में पढ़ा होगा, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्ण सभा कर सके। कहते हैं कि इन लोगों ने, जो अभी की जो सरकार है, जो इंदिरा गांधी की सरकार है, ये लोगों को रोक रही है। जिसके पास टिकट है, जो लोग पता चलता है कि पटना जा रहे हैं, उसको उतार रहे हैं। बच्चों बताओ कितना खतरनाक हो रहा है कि पटना जाने वाले सब लोगों को ट्रेन से भी उतारा जा रहा है क्योंकि वो भाषण ना सुन ले। कहते हैं कि जहां भी चाहेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे वे। राज्यपाल के यहां जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाएं, असेंबली के सामने जाएं, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहां ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। मेरे बच्चे, कौन नहीं होते तो बिहार जल गया होता? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कहते हैं जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उसके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं? किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप?
आपकी हिम्मत कि लोगों को पटना आने से रोक ले? उनकी राजधानी है, उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। बच्चों, किसको कह रहे हैं कि यह नीचता का व्यवहार है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, किसको कह रहे हैं कि यह नीचता का व्यवहार है? तो बच्चों कहते हैं ये कांग्रेस वाले को कह रहे हैं, कांग्रेस वालों को कह रहे हैं। और दूसरी बात है मेरे बच्चे, दूसरी बात है, ये कौन लोगों को पटना आने से रोक रहे हैं? पटना आने से रोक रहे हैं कांग्रेस की जो सरकार है, पटना आने से लोगों को रोक रहे हैं। बच्चों 44 पेज पढ़ चुके हैं, अब 15 मिनट लगेगा और पढ़ने में। बहुत फास्ट टाइम हो गया, हम डर गए थे बहुत है, नहीं है बहुत तेरे, बहुत फास्ट में हो गया। कहते हैं अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है। इसे बदलना ना, इसे बदलना चाहिए। जनता जयप्रकाश नारायण, छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बच्चों कहते हैं कि आज के समय में अगर कोई भी आंदोलन होगा तो उसका नेता कौन होगा? कमेंट बॉक्स में बोलिए। आज के समय में अगर कोई बच्चों आंदोलन उठेगा तो उसका नेता कौन होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका नेता कौन होगा। कहते हैं मेरे बच्चे मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं कहते हैं अपने डॉक्टर के बारे में, अपने डॉक्टर के बारे में कह रहे हैं कि मेरे डॉक्टर साहब जो हैं वो भी जानते होंगे कि मैं जो जोर से चिल्ला रहा हूं इसका असर मेरे दिल पर बुरा पड़ेगा। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा कहते हैं अभी हाल में मैं वेल्लोर में था। हे भगवान, कितना बड़े वेल्लोर में थे सर। तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। एग्जाम में पूछा जाएगा इनके कौन से मित्र पटना आए थे, जेपी के कौन से मित्र पटना आए थे? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। कहते हैं उमाशंकर दीक्षित जी। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उठाना उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है, 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में है ना, बंबई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक थे, है ना, मालिक भी थे, उसकी स्थापना की। बच्चों पूछा जाएगा फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सवाल एग्जाम में एक बार आ चुका है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। कहना बच्चों फ्री प्रेस के मालिक थे, फ्री प्रेस के मालिक हैं सदानंद जी। कौन है? सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक हैं। अगला सवाल पूछा गया है, उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। बच्चों ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो कहते हैं ब्रेन ऑफ बॉम्बे बच्चों उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे यानी कि बॉम्बे का दिमाग। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है उमाशंकर दीक्षित को। उमाशंकर दीक्षित जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा गया है। ये सवाल पूछा जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। आगे, मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने है ना, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे वह कहीं रहे ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। तो बच्चों क्या दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम रोज मिलें, या दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि जब भी मिले उसी जोश के साथ मिले? बताओ 1 नंबर या 2 नंबर? कहते हैं मेरे बच्चे कुछ ऐसे मित्र हैं जिसके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो किसके अंदर मेल मिलाप होने की बात हो रही है? बताओ किसके अंदर मेल मिलाप होने की बात हो रही है? जेपी के बीच में और इंदिरा के बीच में तो मित्रों मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो बच्चों कह रहे हैं कि मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा
नहीं है। मेरा तो नीतियों से झगड़ा है, मेरा तो सिद्धांतों से झगड़ा है, और मेरा तो कार्यों से झगड़ा है। कहते हैं मेरे बच्चे, जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होंगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होंगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महत्ता थी कि बुरा नहीं मानते थे। कहते हैं कि गांधी जी जब थे, जब बापू जी थे, तो उस समय हम लोग जवान थे, और जब कोई बात नहीं मानना होता था तो गांधी जी से सीधा कहते थे कि हम इस बात को नहीं मानेंगे, और गांधी जी में इतनी महत्ता थी कि वो हमारी बातों को स्वीकार करते थे। तो बच्चों बताइए, यहां गांधी जी के बारे में अच्छा कहा जा रहा है या बुरा? तो कहते हैं सर, यहां गांधी जी के बारे में अच्छा बोला जा रहा है, यानी गांधी जी को यहां कहा जा रहा है कि गांधी जी हमारी बात मानते थे। चलिए, कहते हैं फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते थे, तो उनकी भी आलोचना की, उनकी भी आलोचना की है मैंने। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था। अपने आप को क्या बताते हैं? अपने आप को मार्क्सवादी बताते हैं। बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में आ गया, मतलब सर्वोदय आंदोलन जो हुआ था, सर्वोदय में आ गया बिहार में। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही है ना, मैं उनको भाई ही कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह है हमारे ऊपर। तो बच्चों, किसको अपना भाई बताते हैं? जेपी किसको अपना भाई बताते हैं? तो कहते हैं जेपी जो है जवाहरलाल नेहरू को अपना भाई बता रहे हैं। तो खाली बेटी से ही उसका दिक्कत है क्या जी? बताते हैं, कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था, और उसकी आलोचना भी करते थे। हे भगवान, क्या बात है ये! कहते हैं उसमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए थे। तो बच्चों, कहते हैं कि पहली बार जवाहरलाल नेहरू किस मुद्दे पर जेपी से नाराज हुए थे? किस मुद्दे पर जेपी से नाराज हुए थे? बताइए, किस मुद्दे पर जेपी से नाराज हुए थे? जेपी से नाराज हुए थे, तो कहते हैं जेपी से नाराज हुए थे पटना फायरिंग वाले मुद्दे पर। कोई ऐसा कांड हुआ होगा, पटना में फायरिंग हुई होगी, तो पटना फायरिंग वाले मुद्दे पर जो है कि थोड़ा सा नाराज हुए थे। कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया, तार मतलब चिट्ठी, कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इसे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी, थोड़ी ही दिनों में 18 महीने में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। कहते हैं मैंने और किसकी आलोचना की है? तो कहते हैं मैंने लाल बहादुर शास्त्री की भी आलोचना की है। कहते हैं इंदिरा गांधी जी से जो मेरे मतभेद हैं, वे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उससे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, तो राष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था, यानी कि दूसरे राष्ट्र के बारे में क्या मतलब कि नेहरू जी अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध के बारे में क्या सोचते थे, उसको लेकर उसकी नीति में जेपी में ज्यादा मतभेद नहीं था। अपने देश के बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे, इस मुद्दे पर दोनों में मतभेद ज्यादा नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ है। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हाँ तिब्बत के मामले में, चीन के मामले में मतभेद था। तो बच्चों, अगर पूछा जाए कि जेपी के जयप्रकाश नारायण का पंडित जवाहरलाल नेहरू से किस किस मामले में मतभेद था, तो कहना तिब्बत मामले में और चीन के मामले में मतभेद था, दोनों मामले में मतभेद था। आगे लिखते हैं कि हंगरी के मामले में था, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा जवाहरलाल नेहरू जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया, जब चीन ने उनको क्या दिया, धोखा दिया बच्चों, तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को
ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए। तो बच्चों कहते हैं कि कितने दिन बाद मर गए? चीन ने धोखा दिया, चीन के धोखा देने के कितने बरस के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू मर गए? तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बरस के बाद मर गए। समझ ना सके, ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी दिन भी है ना, थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे। अंतर्देशीय प्रश्न है ना, अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद, अंतर्देशीय में उतना मतभेद नहीं था। आगे लिखते हैं कि अब एक बात ले लीजिए, जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? वह इलेक्शन का खर्चा। सबसे बेसी अगर राजनीति में अगर आजकल करप्शन है बच्चों, इस बात को आप भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? सबसे अधिक क्या है बताइए? इलेक्शन का खर्चा। बच्चों चुनाव का खर्चा करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। कहते हैं कि अनअकाउंटेड मनी। बच्चों इसी मामले को लेकर अभी चल रहा है ये जो चल रहा है अभी ना, ये जो इलेक्ट्रोड बोर्ड है ना, इसके बारे में भी आप लोग सुन रहे हैं। बहुत ज्यादा चारों तरफ चल रहा है कि सरकार जो है बड़ी बड़ी जो भी वर्तमान की सरकार है वो बड़े बड़े कंपनियों से पैसा ले रही है ना, चंदा के रूप में। तो यहाँ पर बात कहा गया है कि एक तो पहले आप कहते हैं हम गरीबी हटाएंगे, समाजवाद लाएंगे जहां सब कुछ जनता का विकास होगा, और एक तरफ आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं कि आप करोड़ों का जो पैसा है अनअकाउंटेड मनी, जिसका कोई भी कहीं पर भी किसी के बारे में नहीं लिखा है, वो पैसा आप ले रहे हैं। करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। कहते हैं बच्चों आज से नहीं बरसों से पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्चा कम होना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब पार्टी है वह अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर सके। सुनता है कोई? कहते हैं सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता है बच्चों। आप बताइए, आप बहुत अच्छा भावी उम्मीदवार हैं, क्या बिना पैसा का मुखिया का चुनाव लड़ सकते हैं? आप बहुत अच्छा आदमी हैं, क्या आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं? वार्ड सदस्य तक का चुनाव लड़ने के लिए बच्चों आज 90% जगहों में पैसा चाहिए। 10% ऐसा जगह अभी भी है जहां पर ईमानदारी है, लोग समझते हैं। हर जगह भी पैसा चाहिए। अभी मुखिया का एक चुनाव होता है, उसमें 1 करोड़ खर्चा कर देता है एक मुखिया, आन बान शान में कि हम जीतेंगे। ऐसा चीज है। मुखिया के चुनाव में 1 करोड़, समझिए, जबकि उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो कहां से कमाएगा पैसा बताइए? आजकल तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है, उतना पैसा नहीं कमा पाएगा, लेकिन खाली प्रतिष्ठा में प्राण गंवा रहे हैं लोग। आइए, लिखा गया है, प्रेस रिपोर्टरों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दलविहीन लोकतंत्र जिसमें कि कोई दल का नाम नहीं होगा, यानी निर्दलीय। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूं, और ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। बच्चों सोचिए, अच्छा बात है, अगर दलविहीन लोकतंत्र हो तो कैसा होगा? थोड़ा सा तो दिक्कत है, पर ये कैसे चलेगा पार्टी? अगर दलविहीन लोकतंत्र हो, यानी कि कोई दल ही ना हो, ना बीजेपी हो, ना कांग्रेस हो, ना आरजेडी हो, कोई भी पार्टी, ना समाजवादी पार्टी, कोई ना आम जनता पार्टी, कोई पार्टी ही ना हो, बस दलविहीन चुनाव हो, तो कैसा होगा आप बताइए? दलविहीन चुनाव, बिना पार्टी का चुनाव। कहते हैं फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैल गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल सिद्धांतों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा। वह समाज अलग है ना, अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा। कहते हैं
उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वह लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो यह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांतों का विस्मरण हो गया है। कहते हैं, जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दलविहीन लोकतंत्र पैदा होगा। बच्चों, लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप ये छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, बताइए। लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। छात्र आंदोलन आप कर रहे हैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बच्चों, कहते हैं, विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। कहते हैं, विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के संदर्भ ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताह में कई बार उठा भी, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उनको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। आगे बच्चों, इसलिए यार बार मुझसे यह बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। यानी लोग इनसे पूछते हैं, मीडिया वाले पूछते हैं कि आपको कौन सा चुनाव पद्धति अच्छा लगता है, वर्तमान चुनाव की पद्धति और विधानसभा के चुनाव में कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प क्योंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीति चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। कहते हैं कि अगर हम यहां बोल दें कि हम एगो पार्टी बनाएंगे, नया पार्टी बनाएंगे, तो सब लोग मेरी आलोचना करने लगेंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहां बोल दूं कि मैं एक पार्टी बना रहा हूं, तो सब लोग मेरी आलोचना करने लगेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए बच्चों, सुबह क्लास भी है मैथ का। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं, तो उसको समझने की कोशिश कम ही होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना संक्षेप में यह कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया ना तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, ना उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। बच्चों, क्या हम लोगों को यह अधिकार है कि कौन सी पार्टी किस उम्मीदवार को खड़ा कर रही है वो हम चुने? क्या यह अधिकार आपको दिया गया है? नहीं। किसी पार्टी की तरफ से कुत्ता को भी खड़ा कर दिया है तो आपको वोट उसी को देना है। किसी पार्टी की तरफ से बकरी को खड़ा कर दिया है, वोट उसी को दीजिए। क्या हमें यह अधिकार है? क्या कोई भी पार्टी बच्चों, क्या कोई भी पार्टी किसी भी लोग को चुनाव में खड़ा करने से पहले क्या वहां की जनता से एक बार पहले वोट कराती है? मान लीजिए कि मेरी पार्टी है बच्चों छोड़ो नहीं पकड़ो पार्टी। क्या है? मेरी पार्टी का नाम है छोड़ो नहीं पकड़ो, और मेरे भावी उम्मीदवार हैं। पहले बच्चों ध्यान दो, मैं 2 व्यक्ति को टिकट देना चाहता हूं। मेरे भावी उम्मीदवार हैं मंगरू जी, और इधर मेरे भारी उम्मीदवार हैं, है ना, झिलमिल देवी, है ना। अब मेरे बच्चे, अगर मुझे पता है कि दोनों में से किसको ज्यादा वोट मिलेगा। मान लो कि मैं बच्चों कटिहार जिले की बात करता हूं कि मेरी पार्टी है जिसका नाम है छोड़ो नहीं पकड़ो पार्टी, और इसका चुनाव चिन्ह है बच्चों कलम छाप। क्या है? नाम है कलम छाप। कलम छाप इसका चुनाव चिन्ह है। और बच्चों 2 उम्मीदवार मेरे पास हैं। पहला है जिसका नाम है
मेरे भाभी उम्मीदवार हैं मंगरू जी, और दूसरा है बच्चों झिलमिल देवी। तो क्या हमसे, क्या बच्चों कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करने से पहले, कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करने से पहले क्या अपनी जनता से यह बात पूछती है कि बताइए कि हम मंगरू जी को टिकट दें या झिलमिल देवी को टिकट दें? तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। किसी बकरी को उठा दिया, किसी कुत्ता को दे दिया कि हाँ किसी को भी दे दिया तो आप उसको वोट दीजिए, ये होता है। तो हम लोगों के पास बस इतना अधिकार है कि जो उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया है उसको वोट दीजिए। ये अधिकार नहीं है कि खड़ा करने से पहले आपसे पूछे कि क्या ये उम्मीदवार ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा होना चाहिए बच्चों। आइए कहते हैं अब 6 पेज बचा है, 7 पेज बचा है और 5 पेज बचा है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए है ना, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों की लोकतांत्रिक समाज में जो प्रति प्रभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिथिल समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहां नितान अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र रह गया है। बच्चों ये बात कब बोल रहे थे बताइए? अभी भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चों हमारे यहाँ लोकतंत्र अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, और ये बात हम लोग को अभी लग रहा है। और ई बेचारा कब से बोल रहा है बताइए? ई जो है ये 74 से ये बात चिल्ला रहे हैं कि भैया लोकतंत्र नहीं है। ये 74 से ये बात चिल्ला रहे हैं, और आज जाकर के बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र नहीं है ना बच्चों? उस समय देखिए हम लोग समझदार आदमी हैं, हम लोग कोई पार्टी से नहीं है। हम नहीं बोलेंगे आपको कि बीजेपी अच्छा है कि कांग्रेस अच्छा है, हम ये सब बात नहीं जानते कि आरजेडी अच्छा है, हमारा नहीं पता ये सब बाबू। बस हम ईठो बात जानते हैं कि उस समय देखिए उस समय जेपी कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, और अभी बीजेपी की सरकार है तो अभी सब लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप देख लीजिए लोकतंत्र बच्चों के बारे में खतरे में उस समय भी था, अभी भी है। कहते इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता है, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवाय कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। इसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं, और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता है। एक बार खाली नेताजी अगर जीत गया ना, तब तो उस पर कोई अंकुश है बताइए? अगर एक नेता है जो सांसद बन गया है, कोई ओकरा से पूछने जाता है कि सांसद बाबू हो की काम किए, कोई पूछता है? एक बार मुखिया जी आपका गांव का बन गया, कभी पूछने गए हैं क्या काम करते हैं? हम ही नहीं गए हैं, आपको हम क्या बोलेंगे? कोई नहीं जाता है। एक बार जीत लिया, कोई अंकुश नहीं हो गए ऊपर में, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्या आचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। मुखिया जी पूरा साल तक बढ़िया से एकदम अंगड़ाई तोड़ेगा, दारू मदिरा शराब पिएगा, है ना, मछली मुर्गा खाएगा। 90% मुखिया का हाल बता रहे हैं। और लास्ट में फिर क्या करेगा? फिर पैसा वैसा देगा, फिर वोट, फिर जीत लेगा। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो गई है, इनका कहना है कि जनता जागृत हो गई। देखिए कब का बात बता रहे हैं कि 74 में कह रही है कि, है ना, कह रहे हैं कि जनता जागृत हो गई थी 1974 में, और हम लोगों को अभी भी हमको लग रहा है कि कोई जनता जागरूक नहीं है। वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है। आपको लगता है कुछ नया चाहती है? अभी भी बच्चों हमको लगता है कि जनता कुछ नया नहीं चाहती है, क्योंकि अगर आप गांव समाज में जाकर देखेंगे तो अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, और जो शिक्षित भी हैं तो अलग टाइप का शिक्षित है ना। वो एकदम चाह लिए कि वोट इसी को करना है तो वोट उसी को करेंगे, कुछ बोल लीजिए। कहते बच्चों वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन चाहती है, अतः इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है उनमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके, तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव अंकुश रखे। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो यह कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी है ना, चुनाव हो तो हमारी है। यह तो एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष
तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करे। इनका कहना है कि हम लोगों के बीच से ही एक उम्मीदवार खड़ा हो, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। लिखा गया बच्चों, आगे लिखा गया है, आगे लिखा है, दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसके भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी। बच्चों ये अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, बताओ कितनी अच्छी बात है कि अगर उस लोगों पर, अगर जो लोग जीतते हैं उस पर अगर कोई निगरानी रखे ये अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात होगी। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने का बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उस छंखलन आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। लास्ट है बच्चों, लास्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट है। आगे लिखा गया है, इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई या बन रही है, बच्चों बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, छात्रों की या जनता की कौन सी समितियां बनी है? छात्रों या जनता की कौन सी समितियां बनी है? एक बच्चा कह रहा है मोदी जी हमारा पति है, क्या लिख रहा है रे, है ना, छात्रों या जनता की कौन सी समितियां बनी है? तो कहना बच्चों कि संघर्ष समितियां। कौन सी? संघर्ष समितियां। उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के हों या अन्य किसी प्रकार के, जो घुसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही साथ जिन बड़े किसानों ने बेईमानी या फर्जी बंदोबस्ती की है उनका भी विरोध ये समितियां करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा। बच्चों कहते हैं कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन पार्टी के बदले, पार्टी के जगह पर हम क्या बनाएंगे? पार्टी के जगह पर प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं कि हम संघर्ष समिति बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संघर्ष समितियां बनाएंगे, है ना, संघर्ष समिति बनाएंगे, है ना, समिति बनाएंगे। और इसी समिति में से हम क्या चुनेंगे? इसी समिति में से हम अपने मतलब कि नेता को चुनेंगे और हम लोग उसको वोट करेंगे। तो बच्चों चैप्टर हो गया खत्म। बाबा रे खतरनाक भाषण था रे, 1 घंटा 8 मिनट लग गया, बताओ। तो मेरे बच्चे क्या आप अगली क्लास में आप टेस्ट के लिए तैयार हो? नेक्स्ट क्लास में जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्लास में आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? बोलो यस और नो। ज्यादा कुछ तो यहाँ से नहीं निकला पर बहुत कुछ सीखने को मिला बच्चों, कुछ बहुत कुछ नया हमको सीखने को मिला यहाँ से, जो बच्चों इसमें बताया गया। जैसे चुनाव खर्चे को लेकर बताया गया, जैसे इस संघर्ष समितियों के बारे में बताया गया, जैसे दल विहीन चुनाव के बारे में बताया गया, जैसा इन्होंने कहा कि हम अमेरिका में कैसे पढ़े थे, वहां से इसके जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत मजा आया बच्चों, ठीक है ना। तो जरूर कल के क्लास के लिए तैयार रहिएगा और बाकी आज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों क्लास कैसा लगा। मेरे कमर में तो बहुत ज्यादा दर्द है बच्चों पहले से ही, है ना। और बच्चों सुबह मैथ है ना, मैथ वाली क्लास कितने बजे होती है? तो मैथ की क्लास होती है 9 बजे। कितने बजे? मैथ की क्लास होती है 9 AM में, लेकिन बच्चों कल की क्लास होगी सुबह 6 AM में, क्योंकि मुझे सुबह, है ना, क्योंकि मुझे क्लास लेकर के थोड़ा घर की ओर जाना है, कुछ काम है बच्चों। तो सुबह 6 AM में कल क्लास होगी मैथ की, तो आप लोग तैयार रहिएगा सुबह 6 AM, ठीक है ना। कल टेस्ट है बच्चों मैट्रिक्स इसका चैप्टर का, क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
ठीक है, लव यू बच्चों, सुबह 6 बजे मिलते हैं, ठीक है, बाय सभी को। बड़ा थकान हो गया रे आज।